नमस्कार सर्वेश साई साहब, आप लखनऊ विधानसभा क्षेत्र उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आप चुनाव जो है क्यों लड़ रहे हैं? मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल निर्दलीय प्रत्याशियों को है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन धोखे से और छल कपट प्रपंच के साथ चुनाव आयोग से साठगांठ करके राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में खड़ा कर देते हैं, ठीक, जो हमारे देश के दुर्भाग्य का कारण बने हुए हैं। मुझे इस दुर्भाग्य से देश को बाहर निकालना है। अच्छा, इस दुर्भाग्य से देश को बाहर निकालने में आपने इतना समय क्यों लगा दिया? असल में जानकारी करने में समय लगता है जी। मैं पिछले 20 वर्ष के राजनीतिक अभियान में जब मुझे पता लगा कि हमारे साथ किस तरह धोखा हो रहा है जी, तब मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया जी। और हमने तमाम कोर्टों के आदेश, भारत का संविधान, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम इत्यादि इत्यादि का मैंने बारीकी से अध्ययन किया और समझ में आया। तब मैंने अभियान को शुरू किया। तो मेरा चुनाव अब एक अभियान है जी। जो देश के जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, हमारी आजादी में जिन्होंने प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उन सबके सपनों के भारत को बनाने का हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और हम इस कर्तव्य को निभाने के लिए इस चुनाव के माध्यम से पूरे देश को एक आह्वान करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा अगर मिलाते हैं तो निश्चित पर हम भारत के संविधान में जो आजादी हमको प्राप्त हुई है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। सर्वेश जी, इसका ये मतलब लगाया जाए कि जब आजाद हुआ भारत 47 में और फिर संविधान बना, लोकतांत्रिक व्यवस्था चालू हुई, तब से लेके आज तक सभी राजनीतिक दलों ने हमारी जनता की उन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को ध्वस्त धूसरित कर दिया और उनको जो आजाद भारत के नागरिकों को वर्तमान में जो स्वतंत्र होने के बाद राष्ट्र में नागरिकत्व को अधिकार मिलना चाहिए, उनको छीण भीण कर दिया और बुरी तरह से एक व्यवस्था को हड़पने के लिए राजनीति में राजनीतिक दलों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रश्न आपका बड़ा वाजिब है, थोड़ा लंबा जरूर है, इसलिए थोड़ा उत्तर भी लंबा हो सकता है। दीजिए, लंबा दीजिए। भारत का जब आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, तो उस दौरान दो प्रमुख वर्ग, दो एक किस्म संगठन बन गए थे। एक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम भारत की कांग्रेस कह सकते हैं, यानी लोगों की कांग्रेस जी, और दूसरी थी मुस्लिम लीग जी, जो अपने को समझती थी कि हमारा अधिकार भारत पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब भारत गुलाम था और अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया एक तरीके से मूर्ख बना करके, तो जब जा रहे हैं छोड़ के तो हमको सत्ता दे के जाए। इस बात की थोड़ा अंदर विवाद चलता रहा। खैर, ये तो साधारण सी बात थी। 37 में एक मामला हुआ और भारत की कांग्रेस ने एक लक्ष्य रखा कि हम भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे और आंदोलन आगे बढ़ा। 42 आते आते जब महात्मा गांधी ने कहा अब समय आ गया है कि अब अंग्रेज भारत छोड़े, अर्थात नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसके दूसरे दिन कहा अब करो या मरो का समय आ गया है। और आज हमारे सामने फिर वही स्थितियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस करो या मरो के आंदोलन के कारण भारत के तमाम नेताओं को जेल में जाना पड़ा। 45 में दूसरी विश्व युद्ध हुआ, भारत को आजादी मिलने का मौका आया और 47 में भारत को अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दिया। जब स्वतंत्र किया, उसको स्वतंत्र करने के लिए भारत में एक संविधान सभा का गठन कराया गया अंग्रेजों के द्वारा कि भाई आप अपना शासन हमसे ले लें और अपने यहाँ शासन करें, लेकिन शासन करने के लिए ये सुनिश्चित करें कैसे करें हमको बताएं और एक अपना संविधान बनाएं। संविधान बना। संविधान के अंतर्गत भारत के सभी लोगों को जो आजादी मिली है उसकी उद्देशिका में वर्णित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
देश बनाना चाहते हैं जी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया सर, ऐसा हो नहीं आपकी पाया। आयु कितनी है? किसकी? आपकी स्वयं की आयु कितनी है? मेरी आयु हो गई है 63 साल। 63 साल। मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि इन 63 सालों में आपने बहुत ईमानदारी, तत्परता से समाज सेवा भी की और राजनीति का शुद्धिकरण भी करना चाहते हैं। आपको बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, समाज सेवियों, विद्वान लोगों का सहयोग भी प्राप्त है। लेकिन मेरा यहीं पे सवाल है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, सैकड़ों दल हैं, 2300 पार्टियां बन गई हैं। जो चीज नहीं होना चाहिए वो चीज होती गई। ये सत्ता को लूटने वाले राजनेता पॉलिटिकल पार्टियां बनाते गए, तो आप 63 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अभी तक ये पार्टियों को, सिस्टम को खत्म क्यों नहीं कर पाए? देखिए, मैंने जब जाना, मुझे पहले पता नहीं था कि पार्टियों का अस्तित्व क्या होता है। 12 में मैं चुनाव लड़ा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि पार्टियों का अस्तित्व वास्तव में भारत के संविधान में क्या है। अध्ययन किया। मेरे एक मित्र भी हैं और गुरु भी हैं, मेजर एस एन त्रिपाठी। उन्होंने इस पे बड़ा बारीकी से अध्ययन किया था। हमारी मुलाकात हुई, मैं उनसे मिला और तब उन्होंने बताया कि देखिए, भारत के संविधान में जब संविधान बना तो राजनीतिक पार्टियों का कोई वजूद ही नहीं है। संविधान में एक बार भी नहीं आया है कि भारत को राजनीतिक पार्टियां चलाएंगी। ठीक है। भारत में लोगों की सरकार होगी। लोगों का सरकार का अभिप्राय है कि लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, वो प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में बैठेंगे। लोकसभा को लोगों का घर कहा गया है। तो लोगों के घर में लोग बैठेंगे प्रतिनिधि के रूप में और अपने सारे फैसले या अपने कल्याण के लिए उठाए गए सारे कदम वो पटल पे रखेंगे और उसमें पटल के अंदर सर्वसम्मति या बहुमत से जो बात तय हो जाएगी उसी का अनुपालन होगा। परंतु ऐसी स्थिति बनी कि वो जो लोगों का घर था, यानी भारत का संसद जो लोगों का घर है, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही अपना घर बना लिया और वो पार्टियों का घर हो गया। आज संसद के अंदर जो बैठने के स्थान है वो पार्टियों के हिसाब से अलाट होने लगे और जो पूरी तरह असंवैधानिक है। अच्छा, ये असंवैधानिक है, ये बात आपको 2012 में चुनाव लड़ने के दौरान पता हो गई। अब 2022 है, पिछले इन 10 सालों में आपने इस दिशा में क्या प्रयास किए? मैंने 2014 में पता लगने के बाद 2014 में मैं लखनऊ से बनारस गया। बनारस में भावी प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव हो रहा था, जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। पहली बार भारत में चुनाव में नई चीज आई कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री कौन? उससे पहले के इतिहास में कभी प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव नहीं हुआ। मैं इस जिज्ञासा में पहुंचा। बनारस के लोगों से कहा मैंने कि ये क्या हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव होने का कोई प्रोविजन हमारे संविधान में है और क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जो गुजरात का मुख्यमंत्री वहां से छोड़कर बनारस चुनाव लड़ने आता है, 2-2 सीटों पे चुनाव लड़ता है। तो मैं भी लखनऊ से आया हूं और उनका मुकाबला करने आया हूं कि भले आज वो बड़ी पार्टी बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपए का चंदा उन्होंने लिया है, काला धन सफेद करने के लिए पार्टियों ने अपने संगठन बना रखे हैं और उन सबके प्रयास से जो चीजें चल रही हैं उनको मैं यहाँ मुकाबला करूंगा। और मैंने वहां चुनाव लड़ा, एज ए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी जी को मैंने चैलेंज किया। परिणाम ये हुआ कि लोगों ने मेरी बात को सराहा। यद्यपि मैं बहुत छोटा व्यक्ति था, मेरे पास पूंजी का बहुत अभाव था, मात्र 5-7 हजार रुपए के खर्च करके मैंने वहां 7वां स्थान प्राप्त किया। तब मुझे विश्वास जागा कि नहीं, भारत में परिवर्तन हो सकता है और राजनीतिक दलों को भारत से वैसे निकाल के बाहर किया जा सकता है जैसे अंग्रेजों को निकाल के भारत से बाहर कर दिया गया। बहुत सही। अब ये बताइए कि लखनऊ की उत्तर सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ आपके मुकाबले जो अन्य 12 प्रत्याशी हैं वो किस पार्टी के हैं और क्या नाम है, जरा बताइए। एक है सबसे बड़ी पार्टी जो कहला रही, इसमें भारत में अपने को सबसे राष्ट्रवादी पार्टी कहलाती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके विधायक रह चुके हैं, यहाँ वर्तमान विधायक भी थे, नीरज वोरा जी। वो
चुनाव में भाजपा से खड़े हुए। नहीं, मैं आगे सवाल पर, समाजवादी बताइए। समाजवादी के उम्मीदवार है पूजा शुक्ला। अच्छा, एक लड़की है, यूनिवर्सिटी पढ़ती है। ठीक है, छोड़, सिर्फ नाम बताइए, मैं सवाल खुद कर लूँ। अब और बताइए, समाजवादी के बाद बसपा। समाजवादी के अब लिस्ट देखनी पड़ेगी। समाजवादी की पूजा शुक्ला, बसपा के हैं सरवर मलिक, और आप पार्टी से एक सज्जन है, मतलब कई पार्टियों के हैं, 10 पार्टियों। कौन है? कांग्रेस से हैं अज्जू भैया। अच्छा, अज्जू श्रीवास्तव। समझ गए। 10 पार्टी हैं, 10 कैंडिडेट है, मतलब 10 पार्टियों के हैं। हाँ, और 3 निर्दलीय हैं। 3 निर्दलीय हैं। अच्छा, 2 निर्दलीय और कौन है? एक आशुतोष जी हैं जी, और एक सज्जन और हैं, पूरा नाम उसमें याद नहीं मुझे। कोई बात नहीं, चलिए अब सवाल आगे पूछते हैं जी। आपका मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। अच्छा। हमारा मुकाबला नहीं, बल्कि हमारा तो अभियान है, और जनता के बीच में मैं एक संदेश देने आया हूँ कि आप लोग अपनी जो वोट देने की शक्ति है, इसका सदुपयोग करें और अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उसको बचाएं। हम इसलिए आए, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक, अब दूसरा सवाल पे सवाल लेते जाइए। दूसरा सवाल ये है कि अगर वहां की टोटल जो है वोटर कितने हैं आपकी विधानसभा पे? टोटल वोटर है लगभग 3.5 लाख। 3.5 लाख। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, 3.5 लाख वोटरों तक सारी बड़ी पार्टियां, तथाकथित बड़ी पार्टियां, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं मतदाताओं को, पैसा खर्च कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं और समाचार चलवा रहे हैं पैसा दे दे के। तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि बनने के लायक वही हैं, तबकि ये गलत है। आप 3.5 लाख वोटरों तक पहुंचने का क्या माध्यम बनाया है? देखिए, समस्या ये खड़ी हो गई है कि चुनाव आयोग से इन बड़ी पार्टियां, तथाकथित बड़ी पार्टियों ने एक साठगांठ बना रखी है जी। जो सामान्य उम्मीदवार, जो वास्तविक उम्मीदवार निर्दल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको जनता के बीच जाने के सारे मार्ग बंद कर दिए गए हैं। मुझे अगर एक पर्चा भी छपवाना है, एक स्टिकर भी छपवाना है, तो मुझसे कहा जाता है कि इसको पहले लिख करके और इसको स्वीकृति करवाइए, और वो स्वीकृति आखिर तक मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। हम जनता के बीच में क्या कहना चाहते हैं, इस पे भी एक तरह से चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा रखा है। और वो सुन लीजिए, यहीं पे सवाल सुनिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, देश की प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको कोई पार्टी चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप अपना समर्थन दे दे और वो पार्टी आपके पर्चे बंटवा दे, छपवा दे, आपका मैसेज पहुंचवा दे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टियों का यही कर्तव्य है कि वो पार्टियां अगर हमको ठीक समझती हैं और लगती है, उनको लगता है कि हम एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, मैं अच्छा प्रतिनिधि बन सकता हूं, तो उनको ये करना चाहिए और मैं उनका स्वागत करूंगा। ओके, इसी पे दूसरा सवाल, आपके पास अभी आपकी विचारधारा, आपके अभियान, आपके प्रयास का सहयोग करने वाले कितने लोग हैं? 2 पार्टियों का मुझे समर्थन लेटर आ चुका सहयोग के लिए, और 10 पार्टियों से मेरी बात हो चुकी, वो भी 1-2 दिन में उनके समर्थन लेटर आ जाएंगे। सर्वेश जी, और सर्वेश जी, मेरा सवाल दूसरा है। 2 ने आपको समर्थन दिया, भगवान करे 10 और दे दें, 22 लोग हो गए। समर्थन से मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि सर्वेश साईं अपना प्रचार करने जा रहे हैं, चुनाव आयोग जो उनको दबा रहा है, चुनाव आयोग जो उनको फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा है कि ये लिख के दीजिए, वो करिए, ये करिए, ये सब बंधन हट जाएं उनके ऊपर से, और उनको जो है कोई भी व्यक्ति, ये 12 पार्टियां सहयोग करें तो उनका पर्चा, उनका चर्चा, उनका मैसेज, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनकी विचारधारा, उनका प्रयास जनता तक पहुंचे, फिर तो जनता जनार्दन भगवान है, वो वोट देगी। कौन जीतता कौन हारता है वो तो बाद में पता चलेगा। मेरा सवाल फिर है, इस सवाल का जवाब दीजिए तो आगे की रणनीति बनेगी। आप बताइए, चुनाव आयोग में बहुत सी चीजें निष्पक्ष नहीं है,
वो सत्ताधारी और बड़ी पार्टियों तथा कथित बड़ी पार्टियों का सहयोग करते हैं। ये मुझे मालूम है, मुझे ज्ञान है। चुनाव आयोग नकारा है, भ्रष्ट है, बेईमान है, ये कहने में हमें कोई परहेज नहीं है। एज ए पत्रकार, एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया, ओके। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं आपको ये सहयोग करूं कि आप 3.5 लाख लोगों तक ऐसे पहुंच सकते हो, तो आपके पास मैन पावर कितनी है? सर्वेश साईं के साथ कितने लोग हैं? ईमानदारी से बताइए। 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं जो रात दिन चुनाव प्रक्रिया तक आपके साथ हैं बिना किसी स्वार्थ के? मेरे पास इस तरह के 15-20 लोग हैं। डन। ईमानदार आदमी आप हो, ओके। ईमानदार आदमी 15 आदमी हैं, डन। अब दूसरा सवाल, आपका एजेंडा मैंने समझ लिया। अभी फिलहाल लखनऊ उत्तर में आप किसको सीरियस मानते हो? प्रमुख मुकाबले की बात नहीं कर रहे हैं, किस कैंडिडेट को ज्यादा प्रभावशाली मानते हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो राजनीतिक दलों द्वारा खड़े कोई कैंडिडेट प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व पे चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक जवाब। मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से एक समाज सुधारक, एक राजनेता और एक निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से आप क्षेत्र में घूमे होंगे, आप क्या एहसास करते हो कि किस आदमी ने ज्यादा जनता को भ्रमित कर दिया है, या किस आदमी ने ज्यादा पैसा खर्च के अपना भौकाल बना दिया है? उस आदमी का नाम बता दीजिए। उसका नाम है नीरज बोरा, ओके, जो भाजपा के हैं और उन्होंने बड़ा। यहाँ तक ठीक है। अब आप हमें एक चीज और बताएं कि अभी फिलहाल आपने पर्चा दाखिल करने के बाद या पर्चा दाखिल करने से पहले कितने लोगों से व्यक्तिगत समर्थन मान लिया या अपने विचार पहुंचा दिए? मैंने लगभग 300 लोगों तक अपने विचार पहुंचाए हैं। 300 में से कितने लोग आपके विचारों से सहमत हुए और आपका साथ देने को तैयार हुए? उसमें से लगभग 200 लोग हमारा साथ भी देंगे और हमको अपना मत भी देंगे। उन 200 लोगों का आपके पास नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस है? हाँ, किसी तक है। ओके, डन। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे मान्यवर कि आपने जो अभियान चलाया, जो चला रहे हो, वो अभियान राष्ट्र हित में, जनहित में है, संविधान के हित में है। और इस अभियान को मेरा जो समझ है, या जब मैं आपसे मिला था, त्रिपाठी जी से भी मिला था, दुर्रानी जी से भी मिला था, तभी से मेरे में ये ललक थी कि ये चीज होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो चीजें नहीं हुई। लेकिन आपने हिम्मत की है, आप आगे आए हो। मेरा आपको राजनीतिक समर्थन भी है, सामाजिक समर्थन भी है, आर्थिक समर्थन भी है और प्रशासनिक भी है। अब सुनिए, लखनऊ के चुनाव आयोग और डीएम की औकात नहीं है, औकात शब्द कह रहा हूं, कि सर्वेश साई को पर्चे छपवाने के लिए परमिशन लेने के लिए बाध्य करे। सर्वेश साई का पर्चा क्या जाएगा, कैसे जाएगा, ये चुनाव आयोग को बताए बिना पब्लिक में जाएगी बात, मेरे चैनल, मेरे मीडिया के माध्यम से। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मोदी भी तो यही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो वो मैं करूंगा, गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी इस्तेमाल करूंगा, सादगी से। ओके जी ओके। अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, मेरी सलाह है, मानना न मानना आपको है। उसकी डेट रखिए 20 तारीख। ठीक है। उससे पहले मैंने आपको करीब 100 वो भेजी है क्लिप जी। वो 100 क्लिप देखिए, त्रिपाठी जी को भी दिखाइए, दुर्रानी जी को, और जो आपके वेल विशर हैं। ठीक है। सब लोग अध्ययन कीजिए। ठीक है। एक एप्लीकेशन आप लगाइए चुनाव आयोग में अभी जी कि मैं 18 तारीख से जी एक रथ चलाना चाहता हूं टाटा 407 में। उसमें सर्वेश जी के फोटो होंगे, चुनाव चिन्ह होगा और एक साइड एलईडी होगी।
ठीक है। और उस एलईडी का सब्जेक्ट आप बता दीजिएगा जो आपको देना हो, और बाकी जो मैंने 150 क्लिप भेजी हैं उसमें से आप छाट लीजिए, देश और समाज को सुधारने के लिए जो सुटेबल हो वो क्लिप ले लीजिए। ठीक है। और उस क्लिप से पहले एक अपना मैसेज दीजिए कि मैं सर्वेश साईं ठीक ये लड़ रहा हूं और हमें लिबरल पार्टी का समर्थन प्राप्त है। अपना विचार देके उस क्लिप को चलाइए, फिर त्रिपाठी जी का विचार देके उस क्लिप को चलाइए, दुर्रानी जी का विचार देके उस क्लिप को चलाइए। ठीक है। जो अभियान आप चला रहे हैं, भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो ये उत्तर की सीट आप जीतोगे। ठीक है। मैं जो तरीका बता रहा हूं, और इसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में जाएगी। ठीक है। और सर्वेश साईं नहीं, सर्वेश जो है साईं बाबा की शक्ल में आएंगे। ठीक है। जिसको हिंदू भी मानेगा मुसलमान भी मानेगा। ठीक है। अब वो भाषण सब सुनिएगा आप, उसमें आपकी 63 साल की जो परिकल्पना है, त्रिपाठी जी और दुर्रानी जी की जो सोच है और जो एक सच्चे भारतीय की होना चाहिए, उसमें उन सब बातों का समाधान है। ठीक है। जवाब है। ठीक है। उसको देखिए, 20 तारीख की कॉन्फ्रेंस रखिए। हम आपको यहीं से पर्चे का डिजाइन भेज रहे हैं, वो पर्चे की प्रेस को कह दे रहे हैं, वो छाप देगा, पैसे हम दे देंगे। इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। उस पर सीधे मैं लिखूंगा, लिबरल पार्टी ने देश और समाज सुधारने के लिए सर्वेश साईं को खुला समर्थन दिया है। ठीक है। और सरोकार मीडिया ग्रुप भी समर्थन में है। ठीक है। ये पर्चे उसके सहयोग से छप रहे हैं। ठीक है। अब क्या करेगा चुनाव आयोग? इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसमें कुछ नहीं सकता। अब आपको दूसरी सलाह जी, ये एक काम अपने स्तर पे कर लीजिए, पद यात्रा निकालिए, अपने विचार जो है लोगों को बताइए, 2-4 असिस्टेंट रखिए, उन लोगों से उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए सिर्फ, वो चाहे बीजेपी के समर्थक हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा बसपा के हो, आप नेता हो, आपको दे देंगे सब। ठीक है। और वो मेंटेन कीजिए। और जो इलेक्शन कमीशन में एड एजेंसियां दौड़ती हैं, बात कीजिए सिर्फ उत्तर क्षेत्र के 3.5 लाख मोबाइल व्हाट्सएप अरेंज कीजिए, वो मुश्किल से मिल जाएंगे 50,000 में। ठीक है। और मैं आ रहा हूं, 2 कंप्यूटर सिर्फ रख लीजिए दुर्रानी जी की यहाँ। ठीक है। और एक एप्लीकेशन आप आज ही इलेक्शन कमीशन में दे दीजिए। ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद अगर जचे, ठीक है, 10 दिन के प्रचार के लिए मुश्किल से 50,000 रुपए लेगा रथ वाला। ठीक है। सीएनजी में लगता है, छोटी चैंपियन गाड़ी ले लीजिए, बड़ी ना लीजिए, वो गली गली चली जाएगी। उसकी परमिशन आज ही ले लीजिए। ठीक है। और उसको कल से बनवा दीजिए। ठीक है। छपाई वपाई वो सब मैं करूंगा। 50,000 रुपए तो खर्च कर देंगे त्रिपाठी जी, दुर्रानी जी और आप लोग, कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और भगवान आपको जिताएगा। अब मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी लखनऊ निवासियों को। ध्रुव अग्रवाल, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश प्रभारी ध्रुव अग्रवाल का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया होती है, ना कि परिवारवाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, अपराधवाद। बहुत सारी पार्टियां इन सब को बढ़ावा देके मतदाताओं को गुमराह कर रही हैं और उनका मत हड़पने के लिए राजनीति को उन्होंने कारोबार बना दिया है। जन प्रतिनिधि ईमानदार हो, इसकी जिम्मेदारी है जागरूक जनता की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कमोबेश सभी राजनीतिक दल सत्ता हथियाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार सर्वेश साईं को 172 लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रभारी उत्तर प्रदेश लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया आप सबको बताना चाहता हूं कि लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया श्री सर्वेश साईं को बिना शर्त अपना पूर्ण समर्थन एवं सहयोग देने की घोषणा करती है, क्योंकि वो एक दमदार, ईमानदार और जुझारू
व्यक्तित्व के स्वामी हैं सर्वेश साईं को वोट देकर आप लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।